दोस्तों, इस कहानी में हम देखेंगे कि किस तरह चार लड़के अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं, लेकिन कुछ पुलिस वाले अपने फायदे के लिए उन मासूम लड़कों की जिंदगी को नर्क बना देते हैं। आइए इस कहानी में जानते हैं। कहानी की शुरुआत आंध्र प्रदेश के गुत्तूर इलाके से होती है, जहाँ पर हम बंटी नाम के लड़के को देखते हैं जो अपनी पान की टपरी चलाया करता था। बंटी रहने वाला तमिलनाडु का था, लेकिन वो रोजी रोटी कमाने के लिए आंध्र प्रदेश में रहता था। एक दिन जब वो अपनी पान की दुकान खोलता है तो कुछ लोग उसकी दुकान पर आते हैं। उनकी भाषा से वो लोग तमिलनाडु से लग रहे थे। बंटी को उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो लोग तमिलनाडु से थे और उन्हें देखकर वो उन्हें अपने लगे और तमिल लैंग्वेज में वो आपस में बातचीत करने लगते हैं। तभी बंटी उन्हीं में से एक आदमी को देखता है जिसकी कमर में बंदूक टंगी हुई थी। बंटी उस बंदूक को देखकर घबरा जाता है और उनसे कहता है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद दुकान पर एक और आदमी आता है। वो आदमी अजीब था। उसने बंटी से झगड़ा किया और घसीटकर उसे बाहर ले गया। इस बात पर बंटी को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी उसे मारने लग जाता है। तभी वहाँ पर बंटी के कुछ दोस्त आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम एक पुलिस वाले से लड़ाई कर रहे हो। ये सुनकर बंटी हैरान रह जाता है और जैसे ही उसे पता चला कि ये पुलिस वाला है, वो बहुत ज्यादा डरने लग जाता है। फिर पुलिस वाले बंटी के साथ उसके दोस्तों को भी पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आते हैं और उनसे बिना कुछ पूछे उन्हें बहुत ज्यादा पीटते हैं। पुलिस वालों से बचने के लिए कुमार नाम का लड़का वहाँ से भागने लगता है। तभी सामने से पुलिस वाला आकर उस पर हमला कर देता है और वो लड़का जमीन पर गिर जाता है। बंटी और मुर्गन उसे उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उठता ही नहीं और उन्हें पता चलता है कि ये बेहोश हो चुका है। ये जानती हुई कि कुमार बेहोश है, फिर भी पुलिस दोबारा उन्हें पीटने लग जाती है। फिर अगली सुबह हम पुलिस स्टेशन पर विश्वेश राव को देखते हैं। ये तीनों इंस्पेक्टर को देखकर काफी खुश हो जाते हैं कि शायद ये हमारी मदद करेगा। उन्हें उम्मीद थी कि इंस्पेक्टर उनकी मदद करेगा, लेकिन दूसरे ही वक्त वो सुनते हैं कि राव कांस्टेबल से कह रहा था कि अभी तक तुमने इन लोगों को नंगा क्यों नहीं किया? इनके कपड़े उतार कर इन्हें और भी मारो। इन लोगों का कसूर कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी पुलिस इनके पीछे पड़ गई थी। दरअसल बात ये थी कि कुछ दिन पहले इसी शहर में चोरी हुई थी एक अमीर आदमी के घर, और इस केस को सॉल्व करना राव की जिम्मेदारी थी। और इन लोगों को पता था कि वो चोर तमिलनाडु के थे और ये तीनों ही तमिलनाडु के हैं। इसलिए राव इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहता है और चोरी का इल्जाम इन तीनों पर डालना चाहता है और ये तीनों अपना जुर्म कबूल कर लें। ये साफ था कि इन लोगों ने कोई जुर्म नहीं किया था, लेकिन इनकी गलती ये थी कि ये तमिलनाडु से थे। लेकिन अभी तक उन तीनों को इस बात की खबर नहीं थी कि आखिर उन्हें यहाँ क्यों लेकर आए हैं और क्यों इतना ज्यादा मारा पीटा जा रहा है। इस तरह दिन बीतने लगते हैं। एक दिन बंटी अपने दोस्तों को एक लड़की के बारे में बताता है कि मेरी दुकान से रोज एक शांति नाम की लड़की गुजरा करती थी, जो बड़े लोगों के घर में साफ सफाई का काम करती है। अक्सर वो दोनों एक दूसरे को देखा करते थे, लेकिन आज तक उन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की थी। उसी रात शांति उसकी दुकान पर फोन करने के लिए आती है। शांति फोन ट्राई करती है, लेकिन फोन नहीं लग रहा था। तभी बंटी उसके पास आता है। गलती से उसका हाथ शांति के हाथ से टच हो जाता है और शांति बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। और फिर से शांति की मुलाकात बंटी से होती है। वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और धीरे धीरे उनकी मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। शांति बताती है कि मैं जिस घर में काम करती हूँ, उस घर की मालकिन हफ्ते भर नहीं आती और उस घर का मालिक मेरे साथ जबरदस्ती करता है। इसलिए वो ये नौकरी छोड़ना चाहती है और उसे कोई नई नौकरी की तलाश है। शांति रोने लगती है और बंटी से कहती है कि तुम मेरी मदद कर दो और मुझे कोई नई नौकरी दिला दो। बंटी उससे चुप कर आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जब भी कोई दिक्कत हो तो तुम मेरी दुकान में आ सकती हो। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। और बंटी अपने दोस्तों को ये बात इसलिए बता रहा था कि कहीं हमें उस लड़की की वजह से तो नहीं यहाँ बंद किया गया। अगले दिन इन तीनों की मुलाकात एक अफजल नाम के लड़के से होती है, जिसे एक रात पहले पुलिस ने रोड चेकिंग के दौरान पकड़ा था।
हुआ ये था कि अफजल रात को मूवी देखकर लौटा था और उसे रोककर एक पुलिस वाला उससे नाम पूछता है। अफजल नाम सुनकर पुलिस वाला उस पर भड़क जाता है और उससे कहता है कि कहीं तुम किसी आतंकवादी संगठन से तो नहीं जुड़े हो। इस पर अफजल कहता है कि मैं ये सब काम नहीं करता और मैं तमिलनाडु से हूँ और यहाँ मेहनत मजदूरी करता हूँ। जैसे ही उन लोगों को पता चलता है कि तमिलनाडु का है, वो लोग अपने साथ उसे पुलिस स्टेशन ले आते हैं। अफजल की बात सुनकर बंटी को समझ आ चुका था कि उन लोगों ने कोई जुर्म नहीं किया है। पुलिस जबरदस्ती उन्हें किसी जुर्म में फंसाना चाहती है और अगले दिन उन चारों को राव किसी सुनसान जगह पर लेकर जाता है। वहाँ पर उन लोगों को बहुत ज्यादा मारा पीटा जाता है। मुर्गन गुस्से में आकर राव से कहता है कि आप हमें किस जुर्म की सजा दे रहे हैं? हमें इतने दिन हो गए, आप लोग मारे जा रहे हैं, आखिर हमारा कसूर क्या है? आप हमसे चाहते क्या हैं? ये सुनकर राव उसके मुंह को अपने जूते से कुचलने लग जाता है। इससे मुर्गन के 2 दांत टूट जाते हैं। वो बेचारा चीखता चिल्लाता है, उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक लेडी कांस्टेबल आती है। वो अपना मुंह धोकर अपना फोन वहीं पर भूल जाती है। तभी बंटी उस महिला कांस्टेबल को आवाज मारता है और कहता है कि मैडम आपका फोन यहाँ पर रह गया। इस पर महिला कांस्टेबल कहती है कि मैंने तुम लोगों से बड़ा बेवकूफ आज तक नहीं देखा। यदि मैं तुम लोगों की जगह होती तो मैं जल्दी से सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को कॉल करती और बताती कि मेरे साथ यहाँ क्या क्या हो रहा है और मैं मदद के लिए उन्हें बुलाती। बंटी समझ चुका था और फोन उठाकर सबसे पहले अपने दुकान के मालिक को फोन करता है और अपने हालात के बारे में उसे बताता है। बंटी का मालिक अगली सुबह ही उसके पास आता है। वो खिड़की से बंटी से कहता है कि यदि तुमने जुर्म किया है तो कबूल कर लो। बंटी अपने मालिक को सारी बात बताता है। वो कहता है मैं यही बात सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। बंटी अपने मालिक से बात कर रहा था, तभी एक सिपाही उनकी बातें सुन लेता है। फिर वो उन चारों से कहता है कि तुम लोगों को जुर्म कबूल कर लेना चाहिए। आखिर इतनी परेशानी क्यों झेल रहे हो? और जुर्म कबूल कर लोगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने की जेल होगी, लेकिन इस तरह से मारपीट तो नहीं खाना पड़ेगी। लेकिन चारों अपनी जिद पर अड़े हुए थे। अगले सीन में हमें एक मुथुवेल नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो एक तमिलियन था। वो आंध्र प्रदेश में एक के नाम के आदमी को पकड़ने आया था। अगले सीन में हमें राव को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका सीनियर उसे डांट लगा रहा था कि तुम कुछ भी करके इस केस को बंद करो। मैं मंत्री और नेताओं के फोन का जवाब दे देकर थक चुका हूँ। इस पर राव को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसी रात को एक सिपाही को बंटी के पास भेजता है और बंटी को खींचकर एक कमरे में ले जाया जाता है। वहाँ उसे 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है। उससे बोला भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी वो अपना जुर्म कबूल नहीं करता जिसे उसने किया भी नहीं था। फिर उन चारों ने भूख हड़ताल कर दी थी। वो लोग ना कुछ खा रहे थे ना कुछ पी रहे थे। अब पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों के साथ क्या किया जाए। और अगली सुबह पता नहीं क्या हुआ, अचानक राव ने उन चारों को छोड़ दिया। जाते हुए वो चारों राव का धन्यवाद करके जाते हैं और एक सिपाही उनके साथ जाता है। वो उसे खाने के लिए एक होटल में लेकर जाता है। वो उन लोगों को 2000 रुपए का खाना खिलाता है। चारों मिलकर पेट भरकर खाना खाते हैं। फिर बंटी को पुलिस वाले पर शक होता है कि आखिर ये हमारे साथ क्यों है। फिर वो अपने दोस्त से कहता है कि अब हम लोगों को अपने अपने घर चले जाना चाहिए। फिर पुलिस वाला उनसे कहता है कि अभी कुछ सिग्नेचर बाकी हैं और उन लोगों को पुलिस स्टेशन लेकर आ जाता है और अंदर ले जाकर उन लोगों के कपड़े उतारकर फिर से उन लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। दरअसल ये राव की चाल थी, क्योंकि उन लोगों ने 3 दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं था, लेकिन फिर भी वो लोग उस जुर्म को कबूल नहीं करते। उसी रात बंटी का मालिक एक वकील के साथ वहाँ पर आता है। वो वकील उन्हें समझाता है कि तुम्हें कुछ भी करके जुर्म कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस पर बहुत ज्यादा दबाव है और वो लोग किसी भी हालत में मुजरिम को पकड़ना चाहते हैं और तुम लोगों को 3 महीने से ज्यादा की जेल हो ही नहीं सकती, इसलिए मेरी बात मान जाओ। और उनके समझाने पर ये चारों वो जुर्म कबूल कर लेते हैं। अगले दिन उन लोगों को उस घर पर ले जाया जाता है जहाँ चोरी हुई थी। उन बेचारों को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी अपनी जान बचाने के लिए वो पूरे घर में घूमने लगे और बताने लगे कि हमने किस तरह चोरी की थी। और उनकी वीडियो भी बनाई जाती है ताकि उनके खिलाफ कोर्ट में गवाही दी जा सके। और यहाँ मुथुवेल की टीम केके को पकड़ लेती है, लेकिन तभी पुलिस केके को अपने कब्जे में ले लेती है और मुथुवेल की मेहनत पर पानी फिर जाता है।
अब पेशी का दिन आ जाता है। कोर्ट में जज उन चारों से उनका जुर्म पूछता है। वो बेचारे डरे हुए अपना जुर्म कबूल करते हैं, लेकिन वो लोग तमिल में बोल रहे थे जिससे जज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जज कोर्ट में पूछता है कि क्या किसी को तमिल आती है। तभी एक सिपाही जज को बताता है कि तमिलनाडु पुलिस के कुछ कर्मचारी यहाँ पर कुछ काम के सिलसिले में आए हुए हैं और मुथुवेल ही वो आदमी था जो पुलिस में था। फिर कोर्ट में मुथुवेल को बुलाया जाता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था कि वो चारों मुथुवेल को क्या बता रहे हैं। वो उसे अपनी सारी दुख भरी कहानी बता देते हैं। फिर मुथुवेल को यकीन नहीं हो रहा था कि तमिलियन होने की वजह से इन लोगों पर इतना अत्याचार किया गया। वो जज को बताता है कि किस तरह राव और उसके साथियों ने इन चारों को कितना सताया और इन बेगुनाहों को वो गुनाह कबूल करने को मजबूर किया। इस पर जज राव पर बहुत गुस्सा होते हैं और इन चारों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। इसके बाद बंटी का मालिक उसे कुछ पैसे देता है ताकि वो अपने घर राजी खुशी जा सके। रास्ते में उन लोगों को मुथुवेल मिलता है और वो लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, हमें आपके एहसान का बदला चुकाने का मौका जरूर दीजिए। मुथुवेल उनसे कहता है, यदि वाकई तुम लोग इस एहसान का बदला चुकाना चाहते हो तो मेरे लिए एक काम करना होगा। उसी जेल में एक केके नाम का आदमी है जिसे तुम लोगों को अगवा करना है। वो लोग तुरंत ही मुथुवेल की बात मान जाते हैं। वो रात को केके को अगवा करके मुथुवेल की गाड़ी में ही तमिलनाडु के लिए निकल जाते हैं। वो लोग तमिलनाडु पहुंच चुके थे। सबसे पहले कुमार का घर आता है और वो वहीं पर उतर जाता है। सुबह होते ही वो तीनों थाने पर मुथुवेल से मिलने आते हैं। वहाँ का कांस्टेबल कहता है कि थाने की साफ सफाई करनी है। फिर वो तीनों मिलकर साफ सफाई कराते हैं। फिर मुथुवेल केके को एक जगह पर ले जाकर उसे पूछताछ करता है। दरअसल केके एक बहुत बड़ा ऑडिटर था और उसके साथ देश के बड़े बड़े नेता भी मिले हुए थे। वो ब्लैक मनी को फाइट करने का काम करता था। अब इलेक्शन आने वाले थे, इसलिए विपक्ष के लोगों को ये काला धन नुकसानदायक हो सकता था और फिर उन लोगों ने डीसीपी के साथ मिलकर केके को पकड़वाने की साजिश रची। लेकिन केके मुथुवेल के सामने अपना मुंह नहीं खोलता। फिर सिपाही केके को नंगा करके उसकी पिटाई करने लग जाते हैं। उसको देखकर बंटी और उसके दोस्तों को अपने दिन याद आ जाते हैं कि कैसे उन लोगों के साथ क्या क्या हुआ था और वो ये सब देखकर डर भी गए थे। इसलिए वो आपस में बात करते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन मुर्गन कहता है कि रात बहुत हो चुकी है और हमें घर जाने के लिए कोई साधन नहीं मिलेगा, इसलिए रात हमें यहीं गुजारनी पड़ेगी। सुबह होते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। बंटी को केके की हालत देखकर उसे उस पर तरस आ जाता है और वो उसे अपना फोन दे देता है। जैसे बंटी की मदद उस महिला कांस्टेबल ने की थी। केके अपने सीनियर को कॉल करता है और केके को पता चलता है कि मुथुवेल और उसके सीनियर डबल गेम खेल रहे हैं। वो लोग आपस में मिले हुए हैं और उन लोगों ने अपोजिशन पार्टी से 3 करोड़ रुपए लिए हैं और उसे छोड़ने की जगह उसे मारने का प्लान कर रहे हैं और वो इसे दुनिया के सामने एक दुर्घटना दिखाएंगे। फिर पुलिस अधिकारी मुथुवेल की गैर मौजूदगी में केके को बहुत ज्यादा मारता है। उसका शरीर घायल हो चुका था। तभी वहाँ पर मुथुवेल आ जाता है। वो केके को हॉस्पिटल ले जाना चाहता था, लेकिन सिपाही उसे मना कर देता है और दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और केके की मौत हो जाती है। और फिर थाने में कुछ लोग आते हैं। वो लोग केके की लाश को उसके घर पर ले जाकर एक पंखे से टांग देते हैं ताकि सबको लगे कि उसने सुसाइड कर लिया है। तभी उसी थाने में कुछ अधिकारी बात कर रहे थे कि केके की मौत को किस तरह मीडिया के सामने लाया जाए और उसे सुसाइड केस बताया जाए। लेकिन मुथुवेल इन सब के खिलाफ था। तभी पुलिस वाला बंटी और उसके साथियों को थाने पर देखता है और वो गुस्से में आकर उन तीनों को वहाँ से भगा देता है और उन लोगों को लगता है कि इन तीनों ने कहीं हमारी बात न सुन ली हो और वो आपस में प्लानिंग करते हैं कि कुछ भी हो जाए इन तीनों को किसी केस में फंसाकर इनका एनकाउंटर करना होगा, नहीं तो हम लोग फंस सकते हैं। मुथुवेल को ये सब सही नहीं लगता क्योंकि उसने ही उन तीनों को छुड़ाया था और अब वो उनके साथ ऐसा करेगा तो वो उसे कितना गलत इंसान समझेंगे। लेकिन डीसीपी उसे समझाता है कि यदि कल को ये केस हाई प्रोफाइल बना और सीबीआई को ये पता चला कि केके की मौत तुम्हारे थाने में हुई थी तो वो तुम्हें जेल भेज देंगे। इस बात से मुथुवेल डर गया था, इसलिए वो हाँ कर देता है। फिर एक सिपाही उन तीनों को रोककर
उनसे कहता है कि तुम तीनों को एक बड़े साहब के घर सफाई करनी है और फिर उन तीनों को गाड़ी में बैठाकर रात के अंधेरे में कहीं ले जाया जाता है। उन तीनों को मुथुवेल पर यकीन था, इसलिए वो चुपचाप उसके साथ जाने लगते हैं। उन तीनों को वहीं पर ले जाया जाता है जहां पहले उन लोगों को रखा गया था। उन्हें शक होने लगता है कि हमारे साथ कुछ होने वाला है। फिर अफजल वहां से भागने लगता है और एक सिपाही उस पर गोली चला देता है। मुथुवेल कहता है कि तुमने गोली क्यों चलाई? वो सिपाही बताता है कि ये भागने लगा था। उनके बात करते हुए अफजल की मौत हो जाती है। बंटी और मुर्गन बहुत ज्यादा रोने लग जाते हैं। तभी एक सिपाही उन दोनों के हाथों पर हथकड़ी लगाने लग जाता है। फिर मुर्गन और बंटी वहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए वो एक घास में छुप जाते हैं। भागते हुए मुर्गन एक सिपाही के हाथ लग जाता है। वो सिपाही उसे वहीं पर गोली मार देता है। मुथुवेल भी उनके पीछे आ रहा था। बंटी मुथुवेल से उसकी गन छीन लेता है। मुथुवेल उसे समझाता है कि वो उसे बचाना चाहता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। तभी पीछे से 2 गोलियों की आवाज आती है। एक गोली मुथुवेल को लगती है जो उसी के सिपाही ने मारी थी और दूसरी गोली बंटी को लगती है। बंटी भी मारा गया था और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इन चारों में सिर्फ चंद्र कुमार मतलब कि कुमार ही बचा था, जो आगे चलकर बहुत बड़ा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बना और साथ ही साथ उसने बहुत अच्छी अच्छी बुक्स भी लिखी और उन्हीं में से एक किताब थी लॉकअप और उसी किताब से ये कहानी प्रेरित थी। कुमार ने ही ये कहानी दुनिया को सुनाई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।